नमस्कार। आज हम रविंद्रनाथ ठाकुर की एक बहुत ही मार्मिक कहानी अपरिचिता पर बात करने वाले हैं। जी नमस्कार। ये कहानी मूल रूप से बांग्ला में है और हमारे पास इसका हिंदी अनुवाद है। हाँ, और आज हम इसी अनुवाद के जरिए कहानी की गहराइयों में उतरेंगे, किरदारों को समझेंगे, उनके मन की उलझनें और वो छुपा हुआ संदेश। बिल्कुल। कहानी का नजरिया भी बड़ा दिलचस्प है। एक 27 साल का युवक अनुपम। हाँ, अनुपम। वो अपनी जिंदगी की एक घटना याद कर रहा है, एक ऐसी घटना जिसने मतलब सब कुछ बदल दिया उसकी जिंदगी में। और शुरुआत में वो ये कहता है ना कि उसकी जिंदगी कोई बहुत बड़ी नहीं है, ना लंबाई में ना गुणों में। सही कहा। ना दिव्यता के हिसाब से बड़ा है, ना गुण के हिसाब से। ये लाइन पकड़ लेती है। बिल्कुल। लेकिन फिर वो जो तुलना करता है, एक फूल से जिस पर भौरा बैठा हो और वही निशान बाद में फल की गुठली बन गया हो। हाँ, क्या कमाल की उपमा है। सही। और ये घटना जुड़ी है अनुपम के खुद के व्यक्तित्व से। वो बताता है कि पिता जल्दी गुजर गए और माँ गरीब घर की थी, तो पैसे को लेकर हमेशा एक चिंता बनी रही। हाँ, और इसका नतीजा अनुपम पर क्या हुआ? वो खुद को कहता है ना, अन्नपूर्णा की गोद में गजानन का छोटा भाई हूं। मतलब पूरी तरह माँ पर निर्भर, जैसे बड़ा ही नहीं हुआ हो। एकदम। और बड़ा सीधा साधा, जिसे वो खुद सत्पात्र कहता है, मतलब अच्छा लड़का। पर इस सीधेपन के पीछे, इस निष्क्रियता के पीछे की वजहें भी तो हैं। बिल्कुल। पिता नहीं है, माँ की परवरिश ऐसी है, और फिर असली कंट्रोल किसके हाथ में है? मामा के। हाँ, मामा। अनुपम खुद मानता है कि माता का आदेश मानकर चलने की क्षमता मुझ में है, वस्तुतः न मानने की क्षमता मुझ में नहीं है। ये सिर्फ आज्ञा मानना नहीं है, ये दिखाता है कि उसमें क्या कहते हैं, विद्रोह करने की, अपनी बात रखने की हिम्मत ही नहीं है। शायद उस समय के कई पढ़े लिखे युवाओं की यही कहानी रही होगी। सामाजिक दबाव, परिवार का नियंत्रण। जी बिल्कुल। और ये मामा का किरदार, अरे बाप रे, बड़ा गजब का है ना? अनुपम से सिर्फ 6 साल बड़े हैं। लेकिन पूरे घर को जैसे वो फल्गु नदी की रेत की तरह सोख लिया है। पूरा कंट्रोल। और बहू कैसी चाहिए उनको? अमीर नहीं होनी चाहिए। हाँ, ताकि सिर झुकाए हुए आए। पर दहेज वो भरपूर चाहिए। और समधी भी ऐसा हो जिसके पास अपना पैसा भले ना हो पर देने में कोई कमी ना करे। ये क्या बात हुई? मतलब ये तो सरासर विरोधाभास है। शोषण करने वाला रवैया। ये विरोधाभास ही उस समय के समाज की कड़वी सच्चाई दिखाता है, मुझे लगता है। एक तरफ खानदान, इज्जत, और दूसरी तरफ पैसे का खुला लालच। हाँ, मामा इसी दोहरे मापदंड के प्रतीक हैं। चाहते हैं कि लड़की वाले दबकर रहें पर पैसा भी पूरा दें। ये सिर्फ मामा नहीं, ये उस दौर की मानसिकता पर टैगोर की बहुत तीखी टिप्पणी है। और ऐसे माहौल में अनुपम क्या कर रहा है? एमए पास है पर खाली बैठा है, कल्पनाओं में खोया हुआ। वो कहता है ना, इस अवकाश की मरुभूमि में मेरा हृदय उस समय विश्वव्यापी नारी रूप की मरीचिका देख रहा था। वाह, क्या भाषा है। और तभी उसका दोस्त हरीश कानपुर से एक रिश्ता लाता है। लड़की के पिता खानदानी रहे हैं पर अब हालत साधारण है, तले में थोड़ा बहुत बाकी था। हाँ, और इकलौती बेटी है। मामा को ये एकदम सही जचता है। क्यों? क्योंकि मतलब पैसा तो मिलेगा पर लड़की वाले अकड़ नहीं दिखा पाएंगे। ठीक समझा आपने। लड़की की उम्र 15 साल सुनकर मामा पहले थोड़ा हिचकते हैं। हाँ, लेकिन हरीश मना लेता है। और मजे की बात देखिए, मामा खुद लड़की देखने कलकत्ता से बाहर नहीं जाना चाहते। उन्हें लगता है जैसे अंडमान द्वीप जा रहे हो। क्या सोच है। खैर, अनुपम के फुफेरे भाई हैं विनु दादा, वो देख कर आते हैं। और क्या कहते हैं? बस 2 शब्द। बुरी नहीं है जी, असली सोना है। और विनु दादा, जो वैसे ही बहुत कम बोलते हैं, अत्यंत संयत हैं। हाँ, उनके ये 2 शब्द अनुपम के लिए जैसे पता नहीं क्या मायने रखते हैं। उसकी उम्मीदें, उसकी कल्पनाएं सब आसमान छूने लगती हैं। उसे लगता है अब तो बस सब बढ़िया ही होगा। मेरे भाग्य में पंचर का प्रजापति से कोई विरोध नहीं है, वो ऐसा सोचता है। फिर लड़की के पिता शंभुनाथ बाबू कलकत्ता आते हैं। प्रभावशाली व्यक्तित्व, करीब 40 साल के, शांत, शालीन। टैगोर लिखते हैं, भीड़ में देखने पर सबसे पहले उन्हीं पर नजर पड़ने लायक उनका चेहरा था। और मामा उनके सामने अपनी अमीरी का खूब बखान करते हैं। घर कैसा है, पैसा कितना है। लेकिन शंभुनाथ बाबू, वो बस चुपचाप सुनते रहते हैं। किसी भी प्रसंग में कोई हाँ या हूं तक नहीं सुनाई पड़ी। मामा ऐसे उनकी कमजोरी समझ लेते हैं। सोचते हैं कि आदमी में कोई तेजी नहीं है, बिल्कुल निर्जीव है। और यहीं वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। बिल्कुल। शादी का दिन आ जाता है। बारात, ओहो हो,
पूरे ताम झाम और शोर शराबे के साथ। हाँ, टैगोर का वो वर्णन बर्बर कोलाहल रूपी मस्त हाथी द्वारा संगीत सरस्वती के परवीन को दलित विदलित करता हुआ बाबू को मतलब प्रभावित करने के लिए था। पर वहां पहुंचकर मामा का मूड खराब हो जाता है। हाँ, इंतजाम देखकर जगह कम है, सब कुछ सादा सादा सा है और शंभूनाथ बाबू का व्यवहार भी ठंडा सा। एक मित्र है जो बीच बचाव की कोशिश करते हैं, बहुत विनम्रता दिखाते हैं। लेकिन मामा के दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी बतरी थी। और फिर आता है कहानी का टर्निंग पॉइंट। एकदम मामा शंभूनाथ बाबू को किनारे ले जाते हैं और क्या मांग रखते हैं कि शादी की रस्मों से पहले वो लड़की के सारे गहने अपने सुनार से जंचवाएंगे। सोचिए तो जरा, कितना अपमानजनक। उनका सिद्धांत क्या था? किसी भी प्रकार किसी से ठगे नहीं जाएंगे। अपनी होने वाली बहू के गहनों पर शक, वो भी मंडप में। ये सिर्फ शक नहीं था, ये सीधे सीधे सामने वाले के सम्मान पर हमला था। शंभूनाथ बाबू की प्रतिक्रिया देखने लायक है। वो शांति से अनुपम से पूछते हैं, हमेशा की तरह चुप। मामा के सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती, बस गर्दन हिला देता है कि मेरा कोई अधिकार नहीं। और मामा फौरन बोल पड़ते हैं, वो क्या कहेगा, मैं जो कहूंगा वही होगा। उफ, अनुपम की ये निष्क्रियता कभी-कभी बहुत गुस्सा दिलाती है। एक बार भी उसने कोशिश नहीं की। सही कहा। ये उसके चरित्र का सबसे कमजोर पहलू है और शायद कहानी का केंद्रीय बिंदु भी। शंभूनाथ बाबू समझ जाते हैं कि इस लड़के का अपना कोई वजूद ही नहीं है। खैर, वो गहने मंगवाते हैं, पुराने भारी गहने, दादी के जमाने के। सुनार जांचता है, बताता है सोना एकदम खरा है, ऐसे सोने का आजकल व्यवहार ही नहीं होता। और हिसाब करने पर पता चलता है कि गहने तो तय मात्रा से ज्यादा हैं। मामा का चेहरा कैसा हुआ होगा? उन्हें लगा था वो कोई धोखाधड़ी पकड़ेंगे, पर दांव उल्टा पड़ गया। लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था, क्लाइमैक्स। हाँ, शंभूनाथ बाबू सुनार से एक जोड़ी इयरिंग जांचने को कहते हैं। सुनार बताता है कि ये तो विलायती है, सोना बहुत कम है, सोने का हिस्सा मामूली ही है। और फिर शंभूनाथ बाबू वो इयरिंग मामा को देते हुए याद दिलाते हैं कि यही तो आपने आशीर्वाद में लड़की को दिए थे। ओहो, क्या सीन रहा होगा वो। मामा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया होगा। उनकी अपनी चालाकी उन्हीं पर भारी पड़ गई। दूसरों को नीचा दिखाने चले थे, खुद नीचा देखना पड़ गया। और फिर शंभूनाथ बाबू का वो फैसला, कितनी दृढ़ता से, बिना किसी चीख पुकार के। बिल्कुल शांत। कहते हैं, मजाक तो आप ही कर चुके हैं, मजाक के संपर्क को स्थायी करने की मेरी इच्छा नहीं है। और सबसे चुभने वाली बात, अपनी कन्या का गहना मैं चुरा लूंगा। जो ये बात सोचता है उसके हाथों में कन्या नहीं दे सकता। और उन्होंने अनुपम से कुछ कहना भी जरूरी नहीं समझा। क्यों? क्योंकि जैसा अनुपम खुद महसूस करता है, प्रमाणित हो गया था, मैं कुछ भी नहीं था। उसका होना ना होना बराबर था। इसके बाद तो बारात में हंगामा मच गया। तोड़फोड़ हुई, दक्ष यज्ञ का नाटक पूरा करके बारात अपमानित होकर लौट गई। ये सिर्फ एक शादी का टूटना नहीं था, ये दो मूल्यों का टकराव था। बिल्कुल, स्वाभिमान बनाम संदेह, सम्मान बनाम भौतिकवाद। शंभूनाथ बाबू ने अपनी बेटी का सम्मान पैसे और रिश्ते से ऊपर रखा। ये बहुत बड़ी बात थी, खासकर उस जमाने के हिसाब से। घर लौटकर सब गुस्से में हैं। मामा तो बदला लेने की धमकी दे रहे हैं, मानहानि का दावा करेंगे। पर फिर समाज में और तमाशा होने के डर से चुप हो जाते हैं। अनुपम भी शुरू में बहुत गुस्से में है, चाहता है कि शंभूनाथ बाबू उसके पैरों पर आकर गिरें। लेकिन यही एक दिलचस्प मोड़ आता है। गुस्से के साथ साथ उसके मन में उस लड़की के लिए, जिसे उसने देखा तक नहीं, अपरिचिता के लिए हाँ, एक अजीब सा खिंचाव पैदा होता है। संपूर्ण मन उस अपरिचित की ओर दौड़ गया। वो उसके ख्यालों में खो जाता है। विनू दादा के वो शब्द, असली सोना है, अब और भी गहरे लगते हैं। वो कल्पनाएं करता है कि लड़की कल्याणी उसकी तस्वीर देखती होगी, उदास रहती होगी, बाल बनाना भूल जाती होगी। हाँ, और जब उसे पता चलता है कि कल्याणी ने कहीं और शादी न करने का प्रण लिया है, तो इसकी ये रोमांटिक कल्पनाएं और तेज हो जाती हैं। हाँ, उसे लगता है ये प्रण उसके लिए है। उसके मन में उम्मीद और निराशा के बीच द्वंद्व चलता है। कभी बदला लेने का ख्याल काले सांप के समान रूप धरकर फुफकार उठी, तो कभी सुलह का, राजहंस का रूप धारण करके बोली। ये कल्पनाएं दिखाती हैं कि अनुपम अब भी असलियत से कितना दूर है। हाँ, वो कल्याणी के प्रण को शायद अपने प्रति प्रेम समझ रहा है, जबकि वो उसके स्वाभिमान का प्रतीक हो सकता है। कई साल बीत जाते हैं। अनुपम अब 27 का है। माँ के साथ तीर्थ यात्रा पर जा रहा है। मामा साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें हावड़ा पुल पार करके शहर से बाहर नहीं जाना। क्या बात है। हाँ। और फिर ट्रेन में वो आवाज, वो जादुई आवाज, रात में स्टेशन पर एक लड़की की आवाज, जल्दी आ जाओ, इस डिब्बे में जगह है।
और अनुपम पर उस आवाज का असर देखिए। बंगाली लड़की के मुख से बंगला बोली कितनी मधुर लगती है। उसके लिए आवाज हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है। गले का स्वर मेरे लिए सदा ही बड़ा सत्य रहा है। ये आवाज उसे अनजानी होते हुए भी बहुत अपनी सी लगती है, और वो शब्द जगह है उसके मन में अटक जाते हैं। अगले दिन ट्रेन बदलते वक्त भीड़ है, जगह नहीं मिल रही। तभी सेकंड क्लास के डिब्बे से वही लड़की माँ को बुलाती है, आप हमारे डिब्बे में आइए ना, यहाँ जगह है। वही आवाज। अनुपम माँ के साथ डिब्बे में चढ़ जाता है। हड़बड़ी में उसका कैमरा वहीं छूट जाता है। और वो लड़की को देखता है, कल्याणी, 16-17 साल की। सहज, तेजस्वी। टैगोर लिखते हैं, सौंदर्य की शुचिता अपूर्व थी, उसमें कहीं कोई जड़ता न थी। कोई बनावट नहीं, कोई बोझ नहीं। वो बच्चियों के साथ खेल रही है, कहानी सुना रही है। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक जान है। संपूर्ण तन मन पूरी तरह प्राणों से भरा था। फिर एक और छोटी सी घटना, वो स्टेशन पर खोमचे वाले से दालमूट खरीदकर बच्चियों के साथ खाने लगती है, बिल्कुल बेझिझक। अनुपम की माँ को यह थोड़ा अजीब लगता है। उन्हें लगता है लड़की की अवस्था हो गई है, किंतु शिक्षा नहीं मिली। हाँ, पर अनुपम खुद अपनी झिझक पर पछताता है कि वो क्यों नहीं सहज होकर एक मुट्ठी दालमोठ मांग सका। ये छोटी सी बात भी उनके व्यक्तित्व का अंतर दिखा देती है। कल्याणी की सहजता और अनुपम की वो बंधी बंधाई सोच। और फिर आता है वो टकराव। रेलवे कर्मचारी आते हैं, डिब्बा खाली करने को कहते हैं। हाँ, किसी साहब के लिए रिजर्व है। अनुपम तो घबरा जाता है। मैं तो झटपट घबराकर खड़ा हो गया। लेकिन कल्याणी, वो अपनी जगह से हिलती भी नहीं। दृढ़ता से हिंदी में मना कर देती है, नहीं, हम डिब्बा नहीं छोड़ेंगे। कमाल है। फिर वो अंग्रेज स्टेशन मास्टर से अंग्रेजी में बहस करती है, दोनों आंखों से आग बरसाते हुए। टिकट को झूठ बताकर फाड़ देती है। सोचिए जरा। उसकी इस हिम्मत के आगे अधिकारी भी पीछे हट जाते हैं। और फिर वो वापस आकर वैसे ही सहज भाव से दालमोठ खाने लगती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जबकि अनुपम शर्म से खिड़की से बाहर देखने लगता है। कहाँ अनुपम की वो भीरुता, वो निष्क्रियता, और कहाँ कल्याणी का ये साहस, ये आत्मविश्वास। जमीन आसमान का फर्क। बिल्कुल। कानपुर स्टेशन पर उतरते समय माँ बातों बातों में पूछ लेती हैं, लड़की का नाम? कल्याणी। और पिता का नाम? डॉक्टर शंभुनाथ सेन। बस अनुपम और माँ दोनों हैरान। सन्नाटा छा गया होगा। यही थी वो अपरिचिता। विडंबना देखिए, जिस पिता ने अपमान का बदला लेने के बजाय बस चुपचाप रिश्ता तोड़ दिया था, आज उसी की बेटी ने बिना जाने उन्हें और उनकी माँ को सम्मान से जगह दी। वही जगह है जो अनुपम के कानों में, मन में गूंज रहा था। कहानी जैसे एक चक्र पूरा करती है यहाँ। कहानी के अंत में हमें पता चलता है कि अनुपम अब कानपुर में है, मामा के विरोध के बावजूद। हाँ, माँ भी साथ आ गई हैं, बेटे को छोड़ नहीं सकी। अनुपम ने शंभुनाथ बाबू से माफी मांगी है, हाथ जोड़े हैं, सिर झुकाया है। और उनका दिल पिघल गया है। शंभुनाथ बाबू का हृदय पिघला है। लेकिन एक बड़ा लेकिन है, कल्याणी शादी से इनकार कर देती है। कारण क्या बताती है? मात्र आज्ञा। पहले तो अनुपम समझ नहीं पाता, पर बाद में उसे एहसास होता है कि इशारा मातृभूमि की तरफ था। कल्याणी ने अपना जीवन लड़कियों की शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया है। शादी टूटने के बाद उसने यही व्रत ले लिया था। ये उसका अपना चुना हुआ रास्ता है, समाज या परिवार का थोपा हुआ नहीं, पूरी तरह स्वतंत्र फैसला। तो अनुपम को कल्याणी पत्नी के रूप में नहीं मिलती, पर वो उम्मीद नहीं छोड़ता। शादी की उम्मीद नहीं, बल्कि उस जुड़ाव की, उस जगह की जो उसे कल्याणी की दुनिया में उसके काम में मिली है। लेकिन वहीं रहता है, उसके काम में हाथ बटाता है। उसे लगता है कि परिचय भले ही अधूरा रहे, पर उसे अपनी जगह मिल गई है। कहानी का अंत, ओ रे अपरिचिता, तुम्हारा परिचय पूरा नहीं हुआ, पूरा होगा भी नहीं, किंतु मेरा भाग्य अच्छा है, मुझे जगह मिल चुकी है। कितना मार्मिक है ये अंत अनुपम के बदलाव को पूरी तरह दिखाता है। उसने आखिरकार मामा का साया छोड़ा, अपनी निष्क्रियता तोड़ी, कानपुर आया, एक सक्रिय कदम उठाया। जगह है का मतलब अब सिर्फ ट्रेन का डिब्बा नहीं रहा। नहीं, वो जीवन में एक उद्देश्य बन गया है, एक भावनात्मक जुड़ाव। कल्याणी अपरिचिता ही रहती है, पूरी तरह जानी हुई नहीं। लेकिन इसी अधूरे परिचय ने अनुपम के जीवन को एक नया अर्थ, एक नई दिशा दे दी है। ये पारंपरिक रोमांस की जीत नहीं है, ये एक अलग तरह के मानवीय संबंध की, आत्मखोज की कहानी है। वाकई, तो ये कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। सामाजिक दबाव, स्वाभिमान, दिखावा और असलियत, और सबसे बढ़कर अपनी जगह खोजने का मतलब क्या है। तो आखिर हम इससे क्या समझें? So what does this all mean?
देखिए, मेरे ख्याल से ये कहानी एक तो अनुपम के धीरे धीरे जागने की कहानी है और दूसरी तरफ कल्याणी के मजबूत स्वतंत्र चरित्र की कहानी है। कल्याणी का वो फैसला, शादी ना करके शिक्षा और सेवा का रास्ता चुनना, उस जमाने के हिसाब से सोचिए कितना क्रांतिकारी रहा होगा। हाँ, बिल्कुल। ये स्त्री सशक्तिकरण का एक बहुत शक्तिशाली उदाहरण है, जहां वो पारंपरिक भूमिकाओं को नकार कर मात्र आज्ञा यानी देश सेवा को चुनती है। टैगोर ने इसके जरिए समाज में धन के लालच और विवाह जैसी संस्था से जुड़ी संकीर्णताओं पर बहुत गहरी चोट की है। और अंत में ये सवाल मन में रह जाता है कि जीवन में अपनी जगह पाने का असली मतलब क्या है? क्या वो हमेशा शादी, परिवार या पारंपरिक सफलता से ही मिलती है? या फिर क्या किसी अपरिचित आदर्श से, किसी अधूरे रिश्ते से या किसी बड़े उद्देश्य से जुड़कर भी जीवन को सार्थकता मिल सकती है? शायद ये कहानी हमें यही सोचने के लिए छोड़ जाती है। एक गहरा सवाल।